Hello friends, welcome to Vinay Thinks classes. Today we will read your chapter of your English book of your class 10th book Footprints Without Feet. Chapter is 6 and the chapter name is Making of a Scientist, written by Robert W. Peterson. The making of a scientist. What does it mean, making of a scientist? It is a story of a Richard Ebright. He is a scientist. रिचर्ड एब्राइट, जैसे आप ये पिक में देख रहे हो, ये रिचर्ड एब्राइट थे. इनकी लाइफ के बारे में हम ये जो पोइट है, जो राइटर है, रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन लिखेंगे. Richard Ebright has received the Searle Scholar Award and the Shearing Award for Biochemistry and Molecular Biology. It was his fascination for butterflies that opened the world of science for him. बटरफ्लाइज के तरफ उनका फैसिनेशन मतलब अट्रैक्शन, अट्रैक्टेड थे, वो रुझान था उनका बटरफ्लाइज की तरफ, और उन्होंने साइंस के लिए एक नया द्वार खोल दिया. इसका मतलब ये साइंटिस्ट की कहानी है, उनकी लाइफ की कहानी है. चाइल्डहुड में वो क्या करते थे, जो रिचर्ड एब्राइट थे, चाइल्डहुड में क्या करते थे, बड़े कैसे हुए, उनका कैसा रूटीन रहा, तो उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में एक छोटा सा क्या स्टोरी लिखी है जो राइटर है, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, की कैसे वो साइंटिस्ट बने, कैसे साइंटिस्ट बनता है. Let's start with the chapter. At the age of 22, a former scout of the year excited the scientific world with a new theory on how cells works. अब जब वो 22 साल के थे, 22 इयर्स के थे, तो उन्होंने क्या साइंटिफिक वर्ल्ड को क्या चौंका दिया. किससे? अपने प्रोजेक्ट से. क्या प्रोजेक्ट था उनका, उन्होंने क्या थ्योरी दी, हाउ सेल्स वर्क, कि सेल जो होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं, जो हमारा स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी कैसे वर्क करते हैं, उसके ऊपर उन्होंने क्या नई थ्योरी दी. जब वो कितने साल के थे, खाली 22 साल के थे. वो एक फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर भी रह चुके थे, जैसे एनसीसी वगैरह होते हैं, ऐसे स्काउट होते हैं. तो वो पहले क्या रह चुके थे, स्काउट ऑफ द ईयर भी रह चुके थे स्टूडेंट. और उन्होंने एक ऐसी थ्योरी निकाली थी 22 साल की उम्र में, जिसको सारे लोग देख के चौंक गए थे. रिचर्ड एच एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट एक्सप्लेन द थ्योरी इन एन आर्टिकल इन द प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ द साइंस. रिचर्ड एब्राइट थे और उनका जो रूममेट था, उन्होंने इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया और एक आर्टिकल में लिखा. किस में लिखा? तो ये प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, ये बुक का नाम है, इसमें उन्होंने पब्लिश की अपनी. इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट इंपोर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैड एवर पब्लिश द वर्क ऑफ अ कॉलेज स्टूडेंट. की पहला बार था जब किसी कॉलेज स्टूडेंट की इतनी इंपॉर्टेंट जर्नल ने, की इतनी इंपॉर्टेंट बुक ने पब्लिश किया हो उनका वर्क. इनका के जो थे एब्राइट थे, हमारे एब्राइट और उनके जो दोस्त थे, उन दोनों का एक आर्टिकल लिखा और उसको इस बुक में पब्लिश किया गया. और ये वाकई बहुत ही फेमस साइंटिफिक जर्नल थी स्टूडेंट. In sport, that would be like making the big leagues at the age of 15, hitting a home run your first time at a bat. मेकिंग द बिग लीग्स का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्पोर्ट क्लब्स और टीम प्लेइंग मैचेस अमंग देमसेल्व्स, की बड़ी बड़ी लीग बनाना, जो जैसे क्लब्स होते हैं, फुटबॉल क्लब्स होते हैं, ऐसे बनाना और अलग अलग मैच खेलना एक दूसरे के. तो वो किस चीज से कंपेयर कर रहे हैं अपनी अचीवमेंट, जो उन्होंने अचीव किया उस वक्त 15 साल की उम्र में. वो कह रहा है कि जैसा कि ऐसा ही होगा जैसे कोई पहली बार खेले बेसबॉल और पहली बार में होम रन मार दे, कि फेमस किसी क्लब के लिए पहली बार खेले और पहली बार में ही होम रन मार दे. ये बेसबॉल में होता है स्टूडेंट, होम रन होता है. जैसे क्रिकेट वगैरह में क्या होता है, 6 होता है ना, वैसे ही बेसबॉल में क्या होता है, होम रन होता है. तो अब वो किससे कंपेयर किया रहा है, उस बेसबॉल में भी बॉल होती है और बैट अलग प्रकार का होता है, जैसे क्रिकेट में होता है थोड़ा सा अलग होता है उससे. तो उसमें 6 होता है, जैसे वैसे ही क्रिकेट में 6 होता है, वैसे ही बेसबॉल में होम रन होता है. तो कह रहा है पहली बार खेलने आए कोई बंदा 15 साल की उम्र में बहुत बड़े क्लब के लिए, और पहली बार में ही वो एक होम रन मार दे जब पहली बार बैटिंग कर रहा हो, तो वैसा ही उनके साथ हुआ, महसूस हो रहा था उनको. For Richard Ebright, it was first in a long string of achievements in science and other fields, and it all started with butterflies. कह रहे जो रिचर्ड एब्राइट था उसके लिए ये पहली अचीवमेंट थी, और उसके बाद
क्या तारे लगी हुई थी, इसका मतलब बहुत लाइन लगी हुई थी और अचीवमेंट्स की, उन्होंने बहुत और सारी अचीवमेंट भी साइंस में क्या की, अचीव की, और भी सारी फील्ड में। और ये सब कुछ स्टार्ट किससे हुआ था, बटरफ्लाई से स्टार्ट हुआ था। एन ओनली चाइल्ड एब्राइट ग्रू अप north of the Reading, Pennsylvania. There wasn't much I could there, he said. कि कह रहे कि एक ही चाइल्ड था और पेंसिल्वेनिया जो जगह है ये, उस जैसे ही आप देख रहे हो रेड कलर में, यहाँ पे पेंसिल्वेनिया जगह है, उसके रीडिंग टाउन में वो क्या रहते थे, पेंसिल्वेनिया के रीडिंग टाउन में रहते थे। और वो एक अपने माता पिता की इकलौती चाइल्ड थी, उनके अलावा और कोई नहीं था। तो वो कह रहा है कि मेरे पास वहां पे कुछ और ज्यादा करने को था नहीं। I certainly could not play football or baseball with a team of one, but there was one thing I could do, collect things. अब वो कह रहे हैं कि मैं वहां पे कोई और बच्चे थे नहीं मेरे साथ खेलने के लिए कि जिससे क्या मैं फुटबॉल या बेसबॉल को लूं, अकेला मैं खेल नहीं सकता अपनी अकेले की टीम बना के। तो बस एक चीज थी वहां पे करने को कि मैं अपने कोई चीजें कलेक्ट करूं, कुछ कुछ अलग, जैसे कॉइन्स हो गया और चीज होगी, मैं कलेक्ट करूं, कॉइन्स हो गए जैसे स्टैम्प्स होगी, ये चीजें कलेक्ट करके मैं अपना क्या टाइम पास करूं। तो अब एब्राइट ने ऐसा सोचा। सो ही डिड एंड डिड इट हैवर। Beginning in the kindergarten, Ebright collected butterfly with the same determination that has marked all his activities. अब वो कह रहे हैं जब वो किंडरगार्टन में थे तो उन्होंने ये काम भी किया जो आप कह रहे हो कि स्टैम्प कलेक्शन वगैरह, ये काम भी किया कि जब केजी में थे वो उन्होंने क्या कर स्टार्ट किया, बटरफ्लाईज इकट्ठा करना स्टार्ट किया। और वो भी सेम डिटर्मिनेशन के साथ कि सेम जो उनका जो डिटर्मिनेशन था, जैसे कि वो अपना हर एक काम करते थे कि बहुत ही डिटरमाइंड होके एक तरफ माइंड लगा के वो अपना काम करते थे हर जगह, वैसे ही उन्होंने बटरफ्लाईज भी इकट्ठा की। He also collected rocks, fossils and coins. He became an eager astronomer too, sometimes stargazing all the night. वो कह रहे हैं उन्होंने बटरफ्लाईज के अलावा क्या क्या, पत्थर भी, पत्थर, फॉसिल्स, जो पुरानी क्या फॉसिल्स होते हैं, डेड एनिमल्स के पार्ट्स होते हैं, क्वाइंस भी इकट्ठे किए उन्होंने। ही बिकम एन ईगर एस्ट्रोनोमर, और एक एस्ट्रोनोमर जो स्पेस के बारे में रिसर्च करते हैं उन्हें बोलते हैं एस्ट्रोनोमर, वो भी बन गया वो। From the first, he had a driving curiosity along with a bright mind. He also had a mother who encouraged his interest in learning. कि वो कह रहे हैं कि सबसे पहले तो उसके अंदर जो इच्छा थी बहुत ही ज्यादा जानने की, और उनका दिमाग बहुत तेज था, उनको हमेशा क्यूरियोसिटी, उत्सुकता रहती थी, क्यूरियोसिटी को हिंदी में बोलते हैं उत्सुकता रहती थी हमेशा कुछ नया जानने की उनको। तो पहली बात तो ये, और उनका दिमाग भी बहुत तेज था। और उसके अलावा क्या था, उसके अलावा उनकी मम्मी थी, जो उनकी मदर थी, वो भी उनको हमेशा एनकरेज करती थी, जो भी उनका इंटरेस्ट होता था उसको आगे बढ़ावा देती थी, कभी भी उसकी माँ उसको पीछे नहीं रोकती थी कि तुम ये कर सकते हो, जो भी उसका इंटरेस्ट होता था उसमें उसकी माँ भी बढ़ावा देती थी। तो अब she took him on trips, bought him telescopes, microscopes, cameras, mounting materials and other equipments and helped him in any other way. अब वो कह रहे कि वो उसको कैसे बढ़ावा देती थी, उसको ट्रिप पे ले जाती थी अलग अलग जगह की, उसको ज्यादा क्या मिल सके, उसको ज्यादा वो अवेयर हो सके चीजों से, और उसको टेलीस्कोप लाके दे रखा था, टेलीस्कोप से वो एस्ट्रोनॉमी का मतलब स्टार वगैरह को जिस गेज करता रहता था, किससे करता था, टेलीस्कोप से करता था। उसको माइक्रोस्कोप्स भी लेके आके दे रखे थे, कैमरास भी लेके आके देखे थे, और माउंटिंग मटेरियल भी, जैसे ये देख रहे हो टेलीस्कोप जिस पे लटका हुआ है, इसको माउंटिंग मटेरियल स्टैंड वगैरह होते हैं जो ये सब चीजें लगाने के लिए, कैमरा, टेलीस्कोप, तो वो भी लाके दे रखे थे। इसका मतलब उसकी माँ ने उसको हर पॉसिबल वे में जिसमें वो हेल्प कर सकती थी उसको हेल्प कर रखा था, कि सारे इक्विपमेंट्स लाके दे रखे थे उसको, उसकी मदर ने। और उसकी मदर ने वो बार बार उसको ट्रिप पे भी ले जाती रहती थी, जिससे उसको कुछ नया सीखने को मिले। I was his only companion until he started school, his mother said. After that I could bring home friends for him. कि वो कह रहे जब तक उन्होंने स्कूल जाना स्टार्ट नहीं किया ब्राइट ने, जब तक उसकी माँ ही उसकी एकलौती दोस्त और साथी थी, उसके अलावा कोई नहीं था। बट जब वो स्कूल जाने लगा तो वो उसके फ्रेंड्स भी उसको घर ले आते थे। But at night we just did things together. Richie was my whole life after his father died when Richie was in 3rd grade.
कि वो कह रहा है नाइट में हम बहुत सारी चीजें इकट्ठे बैठ के करते थे खाने के टेबल पे या वैसे ही खेलते थे, क्योंकि वो अकेले होते थे, शाम को उसके दोस्त चले जाते होंगे। तो वो कह रही है रिची मेरी पूरी दुनिया थी, मेरी पूरी लाइफ थी। कब? जब से उसके पापा चले गए थे, इसका मतलब उसके पापा की मृत्यु हो गई थी एब्राइट के, जब वो एब्राइट खाली 3rd क्लास में था, जब उनके फादर की मृत्यु हो गई थी, मर गए थे वो, जब वो 3rd स्टैंडर्ड में था। तो अब उसकी माँ इसलिए भी उसको बढ़ावा देती थी, मोरल सपोर्ट भी करती थी, हर वे में सपोर्ट करती थी। शी हैड हर सन स्पेंड ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल। इफ ही डिड नॉट हैव थिंग टू डू आई फाउंड वर्क फॉर हिम, नॉट फिजिकल वर्क बट लर्निंग थिंग्स हिज मदर सेड। ही लाइक्ड इट, ही वांटेड टू लर्न। अब वो कह रही है उसकी माँ, तो हम हर एक इवनिंग, हर एक शाम का समय अपने डाइनिंग रूम टेबल पे बैठ के बिताते थे। वहां पे हम क्या करते थे, बहुत सारी चीजें करते थे। मैं और उसको, अगर उसके पास कुछ करने को नहीं होता था तो मैं उसको क्या काम दे देती थी, फिजिकल काम नहीं देती थी, इसका मतलब झाड़ू पोछा हो गया, बर्तन साफ करना, ये काम नहीं देती थी मैं, बट उसको लर्निंग थिंग्स देती थी। इसका मतलब बुक्स वगैरह पढ़ने को या कुछ ऐसी चीज देती थी जिससे वो कुछ समझ सके, कुछ सीख सके। और वो इसको लाइक भी करता था, ऐसी चीजों को वो बहुत ही पसंद भी करता था, क्योंकि वो हमेशा कुछ न कुछ नया सीखना चाहता था। And learn he did. He earned top grade in school on every day. Things he was just like every other kid, his mother said. अब वो कह रहा है कि ऐसा हुआ भी, वो लर्न भी करता था हमेशा, कि कुछ ना कुछ सीखता था चीजों से, और उसके हमेशा बहुत ही अच्छे मार्क्स आते थे स्कूल में, टॉप ग्रेड्स, इसका मतलब 1st 2nd पोजीशन पे आता था वो स्टूडेंट पे। और वो भी क्या, ऑन एवरीडे, वो भी अगर स्टूडेंट की तरह देखे तो एक नॉर्मल सा स्टूडेंट ही था। बाय द टाइम ही वाज इन द 2nd grade, एब्राइट हैड कलेक्टेड all 25 species of the butterfly found around his hometown. कि जब तक वो 2nd ग्रेड में हुआ, इसका मतलब केजी था, किंडरगार्टन से, ये जब वो 2nd क्लास में हुआ, 2nd ग्रेड में हुआ, एब्राइट ने सारी जितनी 25 स्पीसीज उसके घर के पास मिलती है बटरफ्लाईज की, तितलियों की 15-25 स्पीसीज उसको घर के पास मिलती है, वो सारी उसने कलेक्ट कर ली थी। जैसे कि आप ये देख भी रहे हो, ये स्पीसीज एंड सब स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई है जो उन्होंने 6 वीक में रीडिंग पेंसिल्वेनिया में इकट्ठी की थी, अपने टाउन में इकट्ठी की थी एब्राइट ने। ये उनकी लिस्ट है सभी स्पीसीज और सब स्पीसीज की। That probably would have been the end of my butterfly collecting, he said. But then my mother got me children's book called The Travels of Monarch X. अब वो क्या कह रही है, प्रोबेबली ये मेरी जो वो क्या जो 25 स्पीसीज उन्होंने 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई कलेक्ट कर ली, उसके बाद उन्होंने सोचा कि ये अब मेरी बटरफ्लाई कलेक्शन के जो प्रोसेस है उसका एंड आ चुका है। बट उसकी माँ ने जब भी उसको क्या, एक बच्चों के बुक दी जिसका नाम था ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्ट, जैसे आप देख भी रहे हो साइड में उसकी फोटो भी लगा के मैंने, तो इस नाम की बुक दी, वो की बटरफ्लाई की स्पीसीज के ऊपर बुक थी, बहुत कुछ लिखा हुआ था। तो उन्होंने अब उसको वो बुक दी पढ़ने के लिए। That book which told how monarch butterfly migrate to Central America opened the world of the science to the eager young collector. कि उस बुक में क्या लिखा हुआ था कि कैसे जो मोनार्क स्पीसीज की बटरफ्लाई होती है वो माइग्रेट कर जाती है सेंट्रल अमेरिका में, और इस बुक ने उनके लिए क्या एक नया ही द्वार, एक नई दुनिया खोल दी थी साइंस की, जो कि इनके लिए, एब्राइट के लिए, जो कि बहुत ही एक ईगर यंग कलेक्टर थे, बहुत ही उत्सुक और जवान कलेक्टर थे। इसका मतलब उनको बहुत ही एक्टिव बहुत थी। एट द एंड ऑफ द बुक reader were invited to help the study butterfly migrations. They were asked to take butterfly for research by Dr. Frederick A. Urquhart of the University of Toronto, Canada. तो अब वो क्या हुआ, क्या कहते हैं, उनको टोरंटो में जो यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा, वहां पे क्या थे, डॉक्टर फेडरिक के एक यूकाट के नाम के रिसर्चर थे। तो उन्होंने क्या मांगा था, बुक्स जो रीडर थे बुक्स के, उनके आंखें में लिखा था कि तुम बटरफ्लाई के माइग्रेशन पे स्टडी करो और सभी बटरफ्लाईज पे टैग लगाओ, टैग लगा के उन पे रिसर्च करो, और वो रिसर्च क्या कहते हैं मेरे को भेजो। तो अब टैग क्या होता है, स्टिकर्स होते हैं, स्टूडेंट छोटे छोटे स्टिकर लगा देना, जैसे आप इस पे देख रहे हो बटरफ्लाई पे, ये टैगिंग सिस्टम है, छोटा सा कागज का क्या स्टिकर लगा रखा है, इसका मतलब टैग इन्फॉर्मेशन लगा दी कि ये कहाँ से उड़ी है, कहाँ जाएगी, वो बाद में पता लगेगा।
Ebright's mother wrote to Dr. Urquhart, and soon Ebright was attaching light adhesive tags to the wings of the monarch. Anyone who found a tag butterfly was asked to send the tag to Dr. Urquhart. अब वो कह रहे हैं उसकी मम्मी ने डॉक्टर उर्काट को लिखा, क्या लिखा, जब वो क्या एब्राइट अटैच करने लग गया लाइट एडेसिव मोनार्क के विंग्स पे, जो मोनार्क बटरफ्लाई थी उसके विंग पे उन्होंने छोटे छोटे टैग अटैच कर लिए और उन्होंने कहा कि जो भी बटरफ्लाई को क्या टैग बटरफ्लाई को मिले वो डॉक्टर उर्काट को भेज दे. द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड ब्रीडिंग लास्ट 6 वीक इन लेट समर. इफ यू आर यंग गोइंग टू चेज देम वन बाय वन यू वॉन्ट कैच वेरी मेनी. वो क्या कह रहे हैं, जो बटरफ्लाई कलेक्टिव सीजन था वो जो रीडिंग, जो टाउन का नाम था उनका रीडिंग में था, वो अब खत्म होने वाला था. 6 वीक्स हो चुके थे तो लेट समर आ चुका था, इसका मतलब समर खत्म होने वाला था. और वो कह रहे हैं तुमने एक बाय एक, अगर मैं इसको कलेक्ट करूंगा तो बहुत ही टाइम लगेगा, ये एक को एक कलेक्ट करने की नहीं है. यू वॉन्ट कैच मैनी, कि तुम बहुत ज्यादा नहीं पकड़ पाओगे अगर तुम एक के पीछे दौड़ोगे, तो एक एक बटरफ्लाई के पीछे दौड़ोगे. तो अब वो सोच रहा है कि झुंड में उसको पकड़नी पड़ेगी एब्राइट को, क्योंकि एक एक करेगा तो अब मौसम भी खत्म होने वाला, वो ज्यादा की टैगिंग नहीं कर पाएगा, कम ही बटरफ्लाईज की टैगिंग कर पाएगा. So the next step for the Ebright was to raise a flock of butterfly. He would catch a female monarch, take her eggs and raise them in his basement through their life cycle from egg to caterpillar to pupa to adult butterfly. अब उसने क्या किया, अगला स्टेप क्या था, उन्होंने एक फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाईज पकड़ी. फ्लॉक क्या होता है, फ्लॉक होता है ये इसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ बटरफ्लाईज. फ्लॉक क्या है हमारा स्टूडेंट्स, नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, बटरफ्लाईज के ग्रुप के लिए होते हैं. अब उसने एक फीमेल मोनार्क बटरफ्लाई पकड़ी और उसके एग्स लिए, उसको बेसमेंट में ही अपना पाला पोसा और पूरी लाइफ साइकिल में उसको घुमाया, कि जैसे आप फोटो में देख रहे हो, पहले एग होती है, फिर कैटरपिलर बनता है, फिर प्यूपा बनता है, एंड देन एडल्ट क्या बन जाता है, बटरफ्लाई बन जाता है. तो ये प्रोसेस होता है बटरफ्लाई का. Then he would take butterfly wings and let them go. For several years, his basement was home to thousands of monarchs in different stages of development. अब वो कह रहे हैं फिर वो क्या करता था, आखिर में बटरफ्लाईज के जो विंग्स थे उस पे टैग लगा देता था, स्टिकर लगा देता था और उन्हें जाने के लिए छोड़ देता था. और कई सालों तक उसकी बेसमेंट ही वो क्या घर बनी रही, थाउजेंड्स हजारों मोनार्क बटरफ्लाईज के लिए, और अलग अलग स्टेजेस में थी वो. इवेंचुअली आई बिगेन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाई. इट इज टीडियस एंड देयर इज नॉट मच फीडबैक. टीडियस मींस टायरिंग, इसका मतलब बेटा थक जाने वाली कोई भी एक्टिविटी. अब वो कह रहा है कि अब मेरा इसमें से उत्सुकता थी वो कम होने लगी. क्यों होने लगी कम, क्योंकि अब ये बहुत ही मेरे को बोरिंग लगने लगी, टायरिंग लगने लगी, बहुत थका देने वाली थी ये जो काम था. इन ऑल द टाइम आई डिड इट he laughed. Only 2 butterflies I had tagged were recaptured. They were not more than 70 miles from where I lived. और वो क्या कह रहा है कि ये हंसते हुए बोल रहा है कि ये सारा काम जब मैंने किया, सारी बटरफ्लाईज मैंने छोड़ी, उसमें से बस मेरे को 2 बटरफ्लाई थी जो मैं रिकैप्चर कर पाया, और वो भी ज्यादा दूर नहीं मिली, बस 75 मील्स दूर थी, जहां पे मैं रहता था उससे 75 मील्स दूर ही मेरे को मिल गई. इसका मतलब वो भी ज्यादा दूर नहीं जा पाई. तो वो थोड़े से क्या कहते हैं, मायूस भी थे अपनी इस एक्टिविटी से. Then in the 7th grade he got a hint of what real science is when he entered a county science fair and lost. काउंटी मतलब होता है रीजनल, इसका मतलब अपने अपने रीजन में. वो जब 7th ग्रेड में थे और उन्हें जब पता लगा कि असली साइंस क्या होती है, जब वो उन्होंने पहली बार काउंटी साइंस फेयर में क्या लिया, पार्टिसिपेट लिया, और वो हार गए. It was really a sad feeling to sit there and not get anything while everybody else had won something. Ebright said कि वो कह रहे कि बहुत ही ये जो सक्सेस उनको मिली बहुत ही फेलियर्स के बाद मिली. इसमें ये बताना चाहते हैं कि वो जो सक्सेस उन्हें मिली बहुत फेलियर्स के बाद मिली. कह रहे कि जब फेलियर होता है तो बहुत ही वो दुखमयी क्या स्थिति होती है, वहां पे बैठना और क्या कुछ न जीतना. His entry was the slide of the frog tissues which he showed under a microscope. He realized the winners that had tried to do real experiments, not simply make a neat display. अब वो कह रहा है कि जब उसकी एंट्री कैसे हुई इस कंपटीशन में, उन्होंने एक फ्रॉग टिश्यू ले लिया, फ्रॉग की इसका मतलब स्किन काट के छोड़ी थी, वो उसकी स्लाइड बना ली और वो माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाई.
बट जो असली विनर थे उसमें जीते, तो उन्हें पता लगा कि बस एक नीट डिस्प्ले करना ही एक्सपेरिमेंट नहीं कहलाता, साइंस नहीं कहलाता, बट तुम्हें असली में कोई एक्सपेरिमेंट करके दिखाने पड़ेंगे लोगों को। ये नहीं कि तुम नीट डिस्प्ले कर दो उसी को हम एक्सपेरिमेंट कह देंगे और लोग उसको एक्सपेरिमेंट मान लेंगे। तुम्हें असली में कुछ ना कुछ प्रूव करके दिखाना पड़ेगा या रिसर्च करनी पड़ेगी किसी चीज के ऊपर, इसका मतलब रियल एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। Already the competitive spirit that drives Richard Albright was appearing. I knew that for the next years where I would have to do real experiments, he said. अब वो क्या कह रहे हैं, जब लूज कर दिया उन्होंने कंपटीशन तो बट उनकी जो कम्पिटिटिव स्पिरिट थी, उनकी जो लड़ने की शक्ति थी वो भी खत्म नहीं हुई थी और वो उभर के आ रही थी। उन्होंने कहा कि मैं अगले साल के लिए कुछ असली में एक्सपेरिमेंट करूंगा और उसके लिए वो ट्राई करने लगे और सोचने लगे बहुत सारे आइडियाज। The subject I knew most about was the insect work I had been doing in the past several years. अब वो सोचा उन्होंने कि किस सब्जेक्ट में उनका परफेक्शन है। फिर उन्हें पता लगा कि उनका परफेक्शन तो इंसेक्ट वर्क में है, क्योंकि वो बटरफ्लाईज में कितने सालों से डील कर रहा है भाई, वो बचपन से बटरफ्लाई कलेक्ट कर रहा है और बहुत सारा रिसर्च भी कर चुका। So he wrote to Dr. Urquhart for ideas and back came a stack of suggestions for the experiments. डॉक्टर उर्काट को उन्होंने क्या राइटिंग में आइडियाज के लिए क्या लेटर लिखा और बैक में क्या मिला, उन्होंने भी रिप्लाई किया। जो डॉक्टर उर्काट थे उन्होंने रिप्लाई किया और बहुत सारे सजेशन, स्टैक मतलब होता है पाइल्स, इसका मतलब हजारों उन्होंने सजेशन उनको लिखे कि इस चीजों पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। Those kept Albright busy all through high school and led to prize project in the country and international science fairs. वो कह रहे हैं इन सब चीजों ने एब्राइट को बिजी रखा हमेशा अपने पूरे हाई स्कूल में और बहुत सारे प्राइज भी जितवाए उन्होंने कि रीजनल जो भी कंपटीशन हुए उसमें उन्होंने बहुत सारे प्राइजेस भी जीते और इंटरनेशनल साइंस फेयर में भी उन्होंने प्राइजेस जीते। तो अब उन्होंने किसके ऊपर वर्क किया, जो उर्काट ने क्या दिए थे, सजेशन दिए थे, उनके ऊपर उन्होंने वर्क किया और बहुत सारे इंटरनेशनल फेयर्स और जो काउंटी रीजनल फेयर्स थे उन सब में उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स में क्या जीता, प्राइज जीता स्टूडेंट्स। अब for his 8th grade project, Albright tried to find the cause of viral disease that kills nearly all monarch caterpillars every few years. Albright thought the disease might be carried by a beetle. अब जब वो 8th क्लास में थे, एब्राइट ने क्या खोजने का सोचा, उन्होंने सोचा कि जो वायरल डिसीज मोनार्क में निकलती है वो किस लिए निकलती है, वो उसका कोज क्या है, रीजन क्या है उसके पीछे, कोज क्या है उसके पीछे, कि जो सारे मोनार्क कैटरपिलर्स को मार देती है। और एब्राइट ने सोचा कि इस डिसीज के पीछे क्या पता बीटल का भी हाथ हो, बीटल भी एक इंसेक्ट होता है, बीटल का हाथ हो, बीटल की वजह से ये उनमें वायरल डिसीज फैलती हो। तो वो ये इस पे रिसर्च करने लगे। He tried raising caterpillar in the presence of beetle, but I didn't get any real result, he said. But I went ahead and showed that I had tried the experiment. This time I won. अब वो कह रहे कि he tried, उसने भी किया बीटल, सोचा ना बीटल की उसमें प्रेजेंस में उन्होंने कैटरपिलर्स को क्या और ज्यादा क्या ग्रोथ करने के मौका दिया और उनको कोई रिजल्ट्स नहीं मिले। इसका मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, कोई वायरल डिसीज नहीं लगी जो कैटरपिलर्स थे। और उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में उनको कुछ मिला तो नहीं, बट उन्होंने क्या शो कर दिया कि जो बीटल होती है उसका कोई प्रभाव इस पे नहीं पड़ता है जो कैटरपिलर होती है। और इस टाइम उनको इस प्रोजेक्ट के लिए प्राइज भी मिला। The next year, his science fair project was testing the theory that viceroy butterflies copy monarchs, and the theory was viceroy look like monarchs because monarchs don't taste good to bird. अब उनका अगला क्या था, अगले ईयर के लिए साइंस फेयर के लिए क्या प्रोजेक्ट था कि उन्हें ये टेस्ट करना था इस थ्योरी पे। जैसे आप देख रहे हो ऊपर वाली बटरफ्लाई जो है वो मोनार्क है, नीचे वाली वाइसरॉय है। अब वो क्या देख रहे थे कि वाइसरॉय जो बटरफ्लाई है वो मोनार्क को कॉपी करती है या नहीं करती है, तो उन्हें ये देखना था। और ये थ्योरी क्यों देखनी थी, क्योंकि वाइसरॉय लुक लाइक मोनार्क क्यों दिखती है वो, क्योंकि मोनार्क जो है वो बर्ड को टेस्टी नहीं लगती है, इसलिए वाइसरॉय कैसी मोनार्क जैसी दिखना चाहती है ज्यादा से ज्यादा, कि जिससे वो शिकार ना पड़े, बर्ड्स का शिकार ना बने। Viceroy on the other hand do not do taste good to the birds, so the obey more the they
लुक लाइक मोनार्क लेस लाइकली दे आर टू बिकम बर्ड्स डिनर। वॉइसरॉय थी वो दूसरे हाथ में क्या बर्ड्स को बहुत अच्छी लगती थी, जो पक्षी थे उनको खाने में बहुत अच्छी लगती थी, तो वो ज्यादा से ज्यादा मोनार्क की तरह दिखना चाहते थे, जिससे वो बर्ड्स का डिनर कम बन पाए। इसका मतलब जिससे उनको बर्ड्स कम खाए उनकी शक्ल सूरत देखे, क्योंकि उनको मोनार्क बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी खाने में, वॉइसरॉय अच्छी लगती थी बर्ड्स को। एब्राइट्स प्रोजेक्ट वाज टू सी whether in fact birds would eat monarch. He would found that a starling, common a European bird, black brown spotted plumage, which nests near the building and is a good mimic. Mimic मतलब दूसरों की कॉपी जल्दी करता था वो, and would not eat ordinary bird food. अब वो एब्राइट ने प्रोजेक्ट में क्या किया, एब्राइट was to see whether, वो क्या देखना चाहता था स्टूडेंट, वो देखना चाहता था कि वो जो वर्ड है वो मोनार्क को खाती है या नहीं। उन्होंने क्या देखा, स्टार्लिंग बर्ड है वो बहुत खाती है उसको। It would eat all the monarchs it could get, Ebright said later. Research by other people showed that the viceroy probably do copy the monarch. This project was placed first in the zoology division and third overall in the country in science fair. अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने देखा कि जितनी भी मोनार्क उन्हें मिले वो उतने ही खा लेते थे जो बर्ड्स थे, और एब्राइट ने लेटर अपने प्रोजेक्ट में क्या शो किया कि वॉइसरॉय की कॉपी करते होंगे मोनार्क की, क्योंकि वो उन्हें खा लेते हैं सारे बर्ड्स, जितने भी वॉइसरॉय मिले उनको खा लेती है बर्ड्स, बट मोनार्क को नहीं खाती है। दिस प्रोजेक्ट वॉज प्लेस फर्स्ट इन द जोलॉजी डिवीजन, पहला उनको डिवीजन पहला प्राइज मिला, और थर्ड पूरे कंट्री काउंटी साइज उसमें मिला। इन हिज सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइट बिगन द रिसर्च दैट लेड टू हिज डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन। इनडायरेक्टली इट ऑल्सो लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स। जब उनका सेकेंड ईयर था हाई स्कूल में, जो रिचर्ड एब्राइट था उन्होंने क्या किया, एक डिस्कवरी की अननोन इंसेक्ट हार्मोन की, और उन्होंने इंडायरेक्टली उस नई थ्योरी को क्या नाम दिया, लाइफ ऑफ सेल्स की लाइफ का नाम दिया उन्होंने। द क्वेश्चन ही ट्राइड टू आंसर थ्रू हिज थ्योरी वाज सिंपल, व्हाट इज द पर्पस ऑफ 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट ऑन द मोनार्क पीपा। तो उनका जो पर्पस था, क्वेश्चन क्या था, सिंपल सा था कि जो ये जो लाइफ साइकिल है, जो लाइफ साइकिल में इसकी बटरफ्लाई की प्यूपा स्टेज होती है, मोनार्क बटरफ्लाई की प्यूपा स्टेज में 12 गोल्डन स्पॉट क्यों होते हैं प्यूपा के ऊपर, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि 12 गोल्डन स्पॉट होते हैं मोनार्क प्यूपा के अंदर। तो वो कह रहे कि इसका पर्पस क्या होता है, इसका होने का पर्पस क्या होता है, या वैसे ही होती है ये। तो ये उनको आंसर करना था अपनी उसके थ्रू, ये पर्पस था उनकी रिसर्च का। Everyone assumed the spots were just ornamental, Ebright said, but Dr. Urquhart didn't believe it. अब वो कह रहे हैं कि सभी ये सोच रहे थे कि जो ये जो स्पोर्ट्स है वो ऑर्नामेंटल है, बस कि डेकोरेटिव पर्पस के लिए बनाए गए हैं, बस कि सजावट के लिए बस खाली है। बट जो डॉक्टर उर्काट थे वो इस चीज पे बिलीव नहीं करते थे बिल्कुल भी, क्योंकि उन्हें लगता था कि इनके पीछे कोई और रीजन है। टू फाइंड द आंसर, एब्राइट एंड अदर एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट फर्स्ट हैड टू बिल्ड अ डिवाइस दैट शोड द स्पोर्ट्स वर प्रोड्यूसिंग अ हार्मोन नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाइज फुल डेवलपमेंट। तो इसका आंसर फाइंड आउट करने के लिए एब्राइट और उनके जो दोस्त थे उन्होंने क्या एक डिवाइस का क्या किया, डिवाइस इन्वेंट की, जिससे वो स्पोर्ट्स को देख सके और पता लगा सके कि ये कोई हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं या नहीं करते हैं, जिससे बटरफ्लाई की फुल डेवलपमेंट में हेल्प होती है। दिस प्रोजेक्ट won Ebright first place in the county fair, entered into the international science engineering fair, there he won third prize for the zoology। और वो कह रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट ने एब्राइट को पहला प्राइज जितवाया काउंटी फेयर में, और एंट्री दिलवा दी इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में, और वहां पे भी उन्होंने थर्ड क्लास प्राइज जीता जूलॉजी डिपार्टमेंट में। He also got a chance to work during the summer at the entomology laboratory of the Walter Reed Army Institute of the Research। अब वो क्या कह रहे हैं, उन्हें इस दौरान कहाँ पे काम करने को मिला, एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी में काम करने को मिला, कहाँ की, वॉल्टर रीड आर्मी की। एंटोमोलॉजी होती है स्टूडेंट स्टडी ऑफ द इंसेक्ट, इंसेक्ट की स्टडी को एक टर्म दिया जाता है, उसे एंटोमोलॉजी कहते हैं हम, और उनको
अभी इसमें मौका मिला वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट में काम करने को। As a high school junior, Richard Albright continued his advanced experiment of the monarch pupa. अब वो हाई स्कूल जूनियर बन चुका था स्टूडेंट, और रिचर्ड एब्राइट कंटिन्यू कर रहा था अपना काम करना, जो एक्सपेरिमेंट वो मोनार्क प्यूपा पे कर रहा था। That year, his project won the first place at the International Science Fair and gave him another chance to work in the Army laboratory during this summer. अब वो कह रहे कि उन्होंने फिर से फर्स्ट प्राइज जीता इंटरनेशनल साइंस फेयर में, और उनको फिर से चांस दिया गया काम पे काम करने के लिए, जो आर्मी लेबोरेटरी थी ड्यूरिंग द समर। In his senior year, he went a step further. He grew cells from a monarch's wing in a culture that showed that cells would divide and develop into normal butterfly wing scales only if they were fed the hormone from the gold spot. अब उन्होंने क्या एक नया कल्चर डेवलप किया, उन्होंने आगे एक और स्टेप बढ़ाया, और जिसमें उन्होंने क्या, जो मोनार्क सेल थे, वो मोनार्क के विंग थे बटरफ्लाई के, उससे सेल्स निकाले, और उनसे क्या दिखाया कि जो ये सेल्स है वो डिवाइड करते हैं और डेवलप करते हैं नॉर्मल बटरफ्लाई विंग स्केल्स में, ओनली इफ दे आर फेड फ्रॉम द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट, कि जब हम उसके गोल्ड स्पॉट के हार्मोन लेंगे, जब भी ये जो सेल्स है वो आगे बढ़ेंगे और ग्रो करेंगे, और कई बॉडी पार्ट्स लेंगे तो वो ग्रो नहीं करेंगे। That project won first prize for zoology at the international fair. He spent the summer after graduation doing further work at the army laboratory and at the laboratory of the US Department of Agriculture. अब वो कह रहे हैं उन्होंने फिर से फर्स्ट प्राइज जीता इसके लिए भी जूलॉजी डिपार्टमेंट में इंटरनेशनल फेयर में, और उन्होंने अपना सारा समर अब जो ग्रेजुएशन के बाद था और अपने आगे प्रोजेक्ट में लगा दिया, आगे वर्क में लगा दिया, और उन्होंने काम पे काम किया, आर्मी लेबोरेटरी में फिर से काम किया और लेबोरेटरी ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर में काम किया। द फॉलोइंग समर आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, एब्राइट वेंट बैक टू द लेबोरेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड डिड मोर वर्क ऑन द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट। अब वो कह रहे कि जो समर आ रहा था उसमें उन्होंने फिर से स्टार्ट किया एज अ फ्रेशमैन, की शुरुआत से स्टार्ट किया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, बट वो फिर से लेबोरेटरी ऑफ द जो एग्रीकल्चर लेबोरेटरी थी यूएस की, वहां पे गए और आगे फिर से उनपे गोल्डन स्पॉट्स पे काम करना शुरू कर दिया। Using the laboratory's sophisticated instrument, he was able to identify the hormones chemical structure. क्योंकि जो लेबोरेटरी के सोफिस्टिकेटेड का मतलब बहुत ही एडवांस जो क्या थे इंस्ट्रूमेंट्स थे, उनकी बदौलत उन्होंने क्या आइडेंटिफाई कर लिया, जो हार्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर होता है वो उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया वहां पे। A year and a half later, during his summer junior year, Albright got the idea of new theory about the cell life. It came while he was looking at the X-ray photo of the chemical structure of hormone. वो कह रहे हैं कि एक 1.5 साल बाद फिर से उन्होंने जब जूनियर ईयर में थे वो एब्राइट को एक और नया आइडिया आया किसके सेल लाइफ के बारे में, और उन्होंने क्या निकाला कि एक्सरे फोटोज निकाली जो केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर की एक्सरे फोटोज निकाली, और उन्होंने क्या देखा कि वो बिल्कुल एक्सरे फोटोज जैसा लग रहा है, कि उन्होंने स्ट्रक्चर को अब एक्सरे फोटोज पे उतार दिया कि जब वो उनके साथ आए तो उनको पूरा स्ट्रक्चर पता था, उन्होंने पूरा स्ट्रक्चर सेल्फ की लाइफ का इसका मतलब डिस्कवर कर लिया था। When he saw these photos, Albright didn't shout Eureka or even I have got it. Eureka होता है cry of triumph or at a discovery originally attributed to Archimedes था जिसने पहली बार जब उन्होंने डिस्कवरी की थी तो उन्होंने जोर से बोला था यूरेका। ये एक फीलिंग होती है, इमोशन होता है। तो उन्होंने जब ये सारी फोटोज देखी तो वो उन्होंने कुछ क्या रिएक्ट नहीं किया, बिल्कुल नॉर्मल थे। बट ही डिड बिलीव दैट along with his findings about the insect hormones, the photo gave him the answer to one of the biology's puzzle, how cell can read the blueprints of its DNA. अब वो कह रहे हैं कि बट इस चीज से उन्हें क्या उसके इंसेक्ट हार्मोन्स के बारे में तो ज्यादा क्या पता नहीं लगा, बट जो फोटोज थी उनको एक आंसर दे दी थी जिसने बहुत बड़ी बायोलॉजी की पजल सॉल्व कर दी थी। वो क्या थी कि सेल कैसे रीड करता है डीएनए को, कैसे सेल रीड करता है कि, और ब्लूप्रिंट्स ऑफ डीएनए कि सेल क्या डीएनए का ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट क्या होता है, एक
ब्लूप्रिंट आप डिजाइन बोल सकते हो, डिजाइन प्लान बोल सकते हो स्टूडेंट अब, कि ये क्या एक डिजाइन प्लान है जिसके ऊपर पूरा सेल बनाता है। इसका मतलब जो डीएनए है क्या उसके ऊपर पूरा सेल की जो भी शेप होती है वो डिपेंड करती है, या वर्किंग डिपेंड करती है, डीएनए के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये वाली मिस्ट्री थी वो सॉल्व कर दी। जिस सेल में आप देख रहे हो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम में क्या होता है स्टूडेंट, डीएनए होता है। तो वो बता रहे हैं कि डीएनए जो है वो क्या सेल की जो सारी वर्क एक्टिविटीज है उसमें वो हेल्प करता है, क्या डीएनए का कुछ फर्क पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। डीएनए इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी, इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल, दस डीएनए इज द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो डीएनए है वो क्या है, डिजाइन प्लान है। डिजाइन प्लान कैसे, जैसे बिल्डिंग के लिए एक डिजाइन प्लान बनाते हैं आर्किटेक्चर, तो उसी के ऊपर डिजाइन बनता है। तो ऐसे ही जो वो है एक डिजाइन प्लान है, जो डीएनए है वो एक डिजाइन प्लान है, उसी के ऊपर पूरा सेल वर्क करता है। ये क्या एक सब्सटेंस है न्यूक्लियस में, जो न्यूक्लियस होता है सेल का, आप जैसे पिक में देख रहे हो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में एक सब्सटेंस होता है जो क्या हेरिडिटी कंट्रोल करता है। इसका मतलब कैसा दिखेगा बंदा, और वो क्या फॉर्म और फंक्शन ऑफ द सेल, की कैसा सेल होगा और कैसे फंक्शन करेगा, वो सब कुछ भी डिटरमाइन करता है। जो डीएनए इज द ब्लूप्रिंट ऑफ द लाइफ, की डीएनए एक ब्लूप्रिंट डिजाइन प्लान हो गया लाइफ का। Ebright and his college roommate James R. Wong worked all night drawing picture and constructing plastic model of molecules to show how it would happen. Together they later wrote the lab paper that explained the theory. अब वो क्या कह रहे हैं, जो वो था और उनके रूममेट थे जेम्स आर वोंग, वो पूरी पूरी रात काम करते रहते थे, वो सारी पिक्स पे और प्लास्टिक मॉडल बनाते रहते थे मॉलिक्यूल्स के, और उन्होंने आखिर में एक पेपर भी दिया, आर्टिकल भी लिखा। सरप्राइजिंग नो वन न्यू हिम, रिचर्ड एब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विद द हाईएस्ट ऑनर, सेकंड इन हिज क्लास ऑफ 1510। वो कह रहा है कि ये हैरानी की बात है, उन्हें कोई जानता नहीं था, और रिचर्ड एब्राइट ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से क्या किया, ग्रेजुएट किया, और उनको बहुत सारे इनामों से भी नवाजा गया, और वो अपनी क्लास के सेकंड थे। जी उनकी क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने थे, 1510 थे, जिनमें उनकी सेकंड पोजीशन थी। तो फिर भी उनको कोई पहचानता नहीं था, उनकी सेकंड पोजीशन थी इतनी क्लास में। Ebright went on to become a graduate student researcher at the Harvard Medical School. There he began doing experiment to test his theory. वो कह रहे कि अब वो ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर बन गया था हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में, और वहां पे वो जो उनकी थ्योरी थी वो उस पे एक्सपेरिमेंट करे जा रहे थे उनको टेस्ट करने के लिए। If the theory proves correct, it would be big step towards understanding the process of life. It might also lead to new ideas for preventing some types of cancer and other disease. कह रहे कि अगर उनकी थ्योरी जो थी वो करेक्ट निकल जाती है तो बहुत ही बड़ा स्टेप होगा कि प्रोसेसेस ऑफ लाइफ समझने के लिए, और ये बहुत सारे नए आइडियाज देगा जिससे हम कैंसर वगैरह और सारी बीमारियों से लड़ सके। All of this is possible because of Ebright's scientific curiosity. His high school research into the purpose of sports on monarch pupa eventually led him to his theory about cell life. ये सारा पॉसिबल क्यों पाया, क्योंकि उनकी क्यूरियोसिटी थी हमेशा से, एब्राइट की जो उत्सुकता थी साइंस के तरफ रुझान था उसकी वजह से, और जो उनकी हाई स्कूल की रिसर्च थी और आखिर में किस में पलट गई, वो जो कि स्पोर्ट्स क्यों है मोनार्क प्यूपा पे उसमें पलट गई। उन सब की मदद से वो सारे डॉट्स कनेक्ट हो गई, इस थ्योरी पे आया जो सेल लाइफ के ऊपर उन्होंने आखिर में थ्योरी दी है कि सेल के सारे प्रोसेसेस कैसे कैसे होते हैं लाइफ में सेल के, तो उसके ऊपर वो कैसे पहुंचे, इन सब चीजों की तरफ से पहुंचे, और उन्होंने इन सब चीजों का आंसर दिया कि ये डीएनए करता है, डीएनए ब्लूप्रिंट है सेल का। रिचर्ड एब्राइट हैज बीन इंटरेस्टेड इन science since he began collecting butterflies, but not so deeply that he hasn't time for other interests. अब वो क्या कह रहा है, उनको बचपन से ही था शौक तो साइंस में, जब से वो बटरफ्लाई कलेक्ट करते थे, पर इतना डीपली भी नहीं कि उनको और इंटरेस्ट वो भूल जाए। इसका मतलब वो उनको सब चीजों में रुझान था और भी उनकी इंटरेस्ट थे इसके अलावा।
Ebright also become a champion debater and a public speaker and good canoeist and all around outdoor. Canoeist क्या होता है? जो कैनोए चलाता है, इसका मतलब लाइट बोट होती है वो चलाता है। तो एक चैंपियन डिबेटर भी थे, पब्लिक स्पीकर भी थे, बहुत अच्छे कैनोइस्ट भी थे और एक आउटडोर पर्सन भी थे। इसका मतलब उनको बाहर घूमना भी बहुत पसंद था। तो इसका मतलब उनको साइंस से रुझान नहीं था कि पूरे दिन रिसर्च करता रहूं। तो और भी एक्टिविटीज थी, वो बहुत सारी एक्टिविटीज करते थे जिसमें से कुछ ये मैंने बताई आपको। ही इज ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर पार्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स। वो एक फोटोग्राफर भी थे बहुत अच्छे, बट वो ज्यादातर नेचर की फोटो लेते थे और साइंटिफिक एग्जिबिट्स की, साइंस के ऊपर जो एग्जीबिशंस होते थे। In high school, Richard was a straight student. Because learning was easy, he turned a lot of his energy toward debating and model United Nation Club. वो क्या कह रहे हैं, हाई स्कूल में भी जब रिचर्ड थे वो एक इजी गोइंग स्टूडेंट थे कि ज्यादा तंग नहीं करते थे किसी को भी, और वो उनके लिए जो सीखना बहुत आसान था। और उनका रुझान हमेशा से वो अपनी एनर्जी काम पे लगाते थे, डिबेटिंग पे लगाते थे और मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब्स की ओर लगाते थे। He also found someone to admire. Richard A. Wehrer, his social study teacher, advisor to both clubs. Mr. Wehrer was the perfect person for me. Then he opened my mind to new ideas. Ebright से कि वो क्या कह रहे स्टूडेंट, उनको हमेशा एक वो क्या एडमायर करता रहता था, प्रशंसा करता रहता था। वो कौन था? रिचर्ड ए वेरर, उनके सोशल साइंस टीचर थे। वो दोनों क्लब से बिलोंग करते थे और वो परफेक्ट पर्सन थे उनको क्या करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। Richard would always give that extra effort. Mr. Wehrer said, what pleased me was this third person who put me in 3 or 4 hours at night doing debate research beside doing all research while butterfly and his other interest. वो कह रहा है मेरे को ये बहुत ही अच्छा लगता था जो वो एक्स्ट्रा एफर्ट देते थे। और बट प्लीज मी, वो मेरे को क्या अच्छा लगता था कि ये जो पर्सन थे वो अपने 3-4 घंटे नाइट में लगाते थे डिबेट करने पे, रिसर्च पे डिबेट करने पे, जबकि उनका डूइंग ऑल, जबकि वो साथ साथ बटरफ्लाई पे भी रिसर्च करते थे और अपने और इंटरेस्ट भी फॉलो करते थे और इसके साथ मेरे साथ डिबेट भी कर लेते थे कि वो अपना सारा काम कर लेते थे, हर फील्ड में वो क्या परफेक्ट थे। Richard was competitive, Mr. Wehrer continued, but not in bad sense. He explained Richard wasn't interested in winning for winning sake, but to winning to get a prize. और वो कह रहे कि वो कम्पिटिटिव तो थे, वो क्या लड़ने की उनकी शक्ति तो थी, बट एक खराब सेंस में नहीं थी। वो इंटरेस्टेड थे, जीतने में इंटरेस्टेड थे, इसका मतलब, बट ये नहीं कि जीतने के लिए खाली, या क्या एक्सेल करने के लिए, वो एक्सेल करने के लिए जीतते थे, ना कि प्राइज के लिए। रेदर ही वाज विनिंग बिकॉज ही वांटेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड फॉर द राइट रीजंस ही वांट टू बी द बेस्ट। अब वो कह रहे रॉन्ग रीजंस के लिए बेस्ट नहीं बनना चाहते थे, वो गलत काम कभी भी नहीं करते थे, वो हमेशा जीतने चाहते थे सही रीजन के लिए, और हमेशा वो क्या बेस्ट करना चाहते थे जो भी काम करते थे। And that is the one of the ingredients in the making of scientists, that start with the first trend mind, add curiosity and mix it well to win for right reason. Ebright has this quality. वो कह रहे हैं कि इंग्रेडिएंट्स होता है जो सामग्री होती है। सामग्री क्या क्या चाहिए एक साइंटिस्ट बनने के लिए? सबसे पहला क्या चाहिए? बहुत तेज माइंड चाहिए, दूसरा क्यूरियोसिटी चाहिए, और तीसरी क्या विल टू विन चाहिए कि जीतने की इच्छा होनी चाहिए और सही रीजंस के लिए कंपिटिटिव होना चाहिए। और ये सारी क्वालिटीज तीनों की तीनों क्वालिटी एब्राइट में थी विरर के परसेप्शन के अकॉर्डिंग। फ्रॉम द टाइम द बुक द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, रिचर्ड एब्राइट वाज नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। कह रहे जब से उनका कहां से रुझान बढ़ा था, जब उसकी मां ने बुक दी थी ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स, उसने उनके द्वार खोले साइंस के लिए, सारे द्वार खोल दिए रिचर्ड एब्राइट के। और उसके बाद और आज का दिन है, उनका आज तक क्या साइंस से रुझान नहीं हटा है, उनकी उत्सुकता साइंस से नहीं हटी है। तो इसी के साथ स्टूडेंट हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।